नमस्कार, एडुसेट लेक्चर में आप सबका स्वागत है। मित्रों, आज हेल्थ केयर में हम लोग चर्चा करेंगे दांत की साफ सफाई, चिकित्सा, सुरक्षा और देखभाल। जैसा कि आप जानते हैं, अगर हम मामूली देखभाल दांत को रखते हैं तो दांत न सिर्फ चमकते रहेंगे बल्कि मजबूती भी प्रदान होगी। लेकिन कैसे इसको साफ सफाई रखा जाए, कौन कौन से इसके बीमारी हैं, वो बीमारी क्यों होते हैं, उसका क्या निदान है, इन सब विषयों पर चर्चा करेंगे। इन सब बिंदुओं पर चर्चा होगी। और चर्चा के लिए स्टूडियो में हैं डॉक्टर महेश वर्मा। आप जाने माने दंत रोग विशेषज्ञ हैं। फ़िलहाल वे मौलाना आज़ाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज के डायरेक्टर प्रिंसिपल हैं। दंत रोग के क्षेत्र में इनके विशेष योगदान के लिए कई सम्मान, कई पुरस्कार मिल चुके हैं, जिसमें मेडिसिन के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार BC राय अवार्डी, IM अवार्डी, रोटरी वशिष्ठ सेवा सम्मान, दिल्ली सरकार की ओर से स्टेट अवार्ड, साथ ही कई संस्थाओं के मेंबर सेक्रेटरी और कई ऐसे आयोजन करते रहते हैं जिससे दांतों के बारे में जानकारी लोगों को हासिल हो। तो मैं समझता हूं कि डॉक्टर महेश वर्मा जो जानकारी हम लोग को देंगे वो सबके लिए, दांतों के साफ सफाई करने के लिए, रख रखाव के लिए, सुरक्षा के लिए बहुत ही लाभदायक साबित होगा। इस उम्मीद से डॉक्टर महेश वर्मा से पहले आग्रह करता हूं कि वे मौलिक बातों को बताएं जो हम सबको जानना चाहिए। कैसे हम दांत को सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं, कैसे साफ सफाई रख सकते हैं। इन मौलिक बिंदुओं के बाद हम आपका प्रश्न लेंगे और साथ ही चर्चा करेंगे डॉक्टर साहब से विविध पहलुओं के ऊपर। सो इस उम्मीद के साथ डॉक्टर साहब से आग्रह करता हूं कि पहले बताएं। नमस्कार, थैंक यू अमरिंदर जी। देखिए, सबसे पहले जो अहम बात है कि दांतों का हमारी स्वास्थ्य पे बहुत ही मैं कहूँगा कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अक्सर हम दांतों को निगलेक्ट करते हैं और दांतों की जो उसकी जो इम्पोर्टेंस है हमें तभी पता लगती है जब हम दांत खो देते हैं। और जब तक हम सोचते हैं, देखो, दांत खराब होने से कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं होने वाली है, और क्योंकि हम उन्हीं चीज़ों को ज़्यादा हम महत्व देते हैं, अहम देते हैं, जिससे हमारे कोई ज़िंदगी में या कोई और लाइफ से या हमारी कोई ऐसी बहुत ख़ास जिससे प्रॉब्लम होने वाली है। बट दांत जब हम खोते हैं, चाहे वो आगे का दांत है या वो पीछे का दांत है, उसके बाद हमें मालूम होता है कि दांत जो हैं वो हमारी ज़िंदगी में और शरीर के स्वास्थ्य में बहुत ही उपयोगी हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो सबसे पहले हमें अपना दांतों के प्रति जो रवैया है, जो हमारा एटीट्यूड है, उसको बदलना होगा और हमें दांतों का और पूरे मुख के स्वास्थ्य का हमें देखभाल और ख्याल करना होगा। निश्चित तौर पर दांतों की देखभाल बहुत ज़रूरी है। कितना इसकी अहमियत है उसके बारे में डॉक्टर साहब बताए, लेकिन उसको कैसे मेंटेन किया जाए उस पर हम लोग देखिए, ये $1,000,000 क्वेश्चन है जो आप पूछ रहे हैं। और अक्सर आदमी ये जानना चाहता है कि हम दांत कैसे सुरक्षित रखें, लंबी आयु तक जो चलें और सुंदर दांत हो, उनका जो हमारी ज़िंदगी में योगदान है वो बना रहे। तो देखो, सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि दांतों की जितनी भी मुख्यतर बीमारियां हैं, उसका मेन कारण है कि हम दांतों और मुख के स्वास्थ्य की तरफ हम सजग नहीं हैं, हम उसकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं। अच्छा, देखिए, ऐसा है, हम मीठी चीज़ें खाते हैं, बार बार खाते हैं, खाना खाने के बाद कुल्ला नहीं करते हैं और खाना खाने के बाद वैसे ही सो जाते हैं। तो ये कुछ एक चीज़ें हैं जिनमें हमें बदलाव लाना होगा। तो सबसे जो अहम बात है वो है कि दांतों की सफाई ठीक से हो। और देखिए, हम सारा दिन चरते रहते हैं, कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, चाय पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, और उनमें जो पदार्थ हैं, चाहे वो मीठा है या वो जो खाना है, वो सब जो है हमारे मुंह में वो जो है वो डिग्रेड होता है, उसका जो है उसके रसायन बनते हैं और वो उसी से जो है दांत और मुंहसड़े खराब होते हैं। हमें जानना होगा कि हमारे मुंह में
लाखों किस्म के कीटाणु हमेशा वास करते हैं, हमेशा रहते हैं। और वो मौका ढूंढ रहे हैं कि कोई अगर आप गलती करें और हम उन आपके दांतों और मसूड़ों पे प्रहार करें, ऐसा वो एक मौका ढूंढ रहे हैं। तो उस मौके को हमें नहीं देना है या उसको हमें मिनिमाइज करना है, उसके लिए हमें सफाई करना होगा। देखिए सबसे जो इम्पोर्टेंट है कि हम अपनी दांतों का ब्रश, दांतों को ब्रश से साफ करें। देखिए देहात में मैं मानता हूँ कि कुछ ही साधनों के कारणों की वजह से हम दातुन इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, दातुन भी बुरी नहीं है, पर जो चीज एक ब्रश कर सकता है वो शायद दातुन नहीं कर पाती। उसका रीजन ये है कि जो दातुन है उसके जो रेशे हैं वो दांतों के अंदर की तरफ जो सतह है, जहां अक्सर दांतों की बीमारियां शुरू होती हैं, वहां तक वो पहुंच नहीं पाते। और जो सफाई एक ब्रश कर सकता है उसको उतनी ही उपयुक्त तरीके से एक दातुन नहीं कर सकते। बट अगर आपके पास ब्रश का साधन नहीं है तो दातुन बुरा नहीं, कुछ करना बेहतर है ना कुछ करने की। तो सबसे पहले ये जी ब्रश करना चाहिए, लेकिन लोगों में धारणा है कि पहले था कि केवल मॉर्निंग में कर लीजिए तो हो गया। अब लोगों का कहना है कि नहीं, रात में सोने के पहले भी करें। आप देखिए अमरिंदर जी, हाँ, तो हम धीरे धीरे उसी बात पे आ रहे हैं। पहले तो ब्रश करें। ब्रश का चयन कैसे हो, कैसा ब्रश हो। देखिए आपने देखा होगा कि बाजार में बहुत तरह के ब्रश मिलते हैं, कोई फैंसी है, कोई कैसा है। तो देखिए सबसे जो अहम मुद्दा है वो है कि ब्रश के जो रेशे हैं वो मुलायम होने चाहिए। देखिए कुछ एक ब्रश बाजार में मिलते हैं जिनमें लिखा होता है हार्ड है या एक्स्ट्रा हार्ड है या मीडियम है। देखिए आप जितनी कोई भी चीज़ है, अगर बार बार हम दांतों पे रगड़ेंगे, अगर वो हार्ड है तो जाहिर है कि दांतों की जो सतह है उस पर उसका नुकसान होगा और धीरे धीरे वो घिसती जाएगी। तो मुलायम ब्रश हो। और हमें देखो खुद मालूम होता है कि हम 2, 4, 5 हफ्ते 6 हफ्ते जब ब्रश करते हैं तो उसके जो रेशे हैं वो फ्रे कर जाते हैं, वो टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। तो आई थिंक दैट इज द टाइम कि हम उस ब्रश को बदलें। अक्सर हम करते हैं महीनों सालों हम उसी ब्रश से सफाई करते रहते हैं, तो उससे जाहिर है वो एक किस्म का पर्दा है, हम उसको वास्तव में जो हम ब्रश से होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा। तो एक तो ये ब्रश का चयन हो गया। ब्रश कितनी बार करें, कैसे ब्रश करें। देखिए ब्रश जो है अक्सर हम बड़ी जोर जोर से रगड़ के करते हैं, तो वो दांतों की सफाई तो कर रहा है, बट दांतों की सफाई उपयुक्त तरीके से नहीं कर रहा। उससे क्या होगा कि दांतों का जो इनेमल है वो धीरे धीरे घिसता है और उस पर दांतों को नुकसान हो रहा है। तो एक तो हम ऊपर के जो दांत हैं उनको हम नीचे की तरफ ब्रश करें, और जो नीचे की दांत है उनको ऊपर की तरफ ब्रश करें। मसला ये है कि जो दांतों के बीच में जो जगह है उस जगह को हमें साफ करना है, मसूड़ों की मालिश करनी है। दांतों और मसूड़ों की जो जहां मिलान होता है, जहां उनका जंक्शन है, उस जगह को साफ करना है। तो ये तरीका है। और देखिए हम सुबह ब्रश करते हैं, बहुत अच्छी बात है, बट रात को सोने से पहले ब्रश करना बहुत ही अनिवार्य है। उस टाइम क्योंकि हम सारा दिन हमने खाना खाया, दांतों में हमारा खाना फंसा हुआ है, तो उसको सोने से पहले, क्योंकि सोते वक्त 7-8 घंटे में जो बैक्टीरियाज हैं उस पर प्रभाव करेंगे, उससे बहुत सारे वो जो रसायन या एसिड्स बनाएंगे, उससे जो है हमारे मसूड़े और दांत खराब हो सकते हैं। तो सोने के पहले ब्रश करना जरूरी है, बहुत जरूरी है। एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगा सफाई के प्रति कि देखिए जब भी हम कुछ खाना खाएं तो उसके बाद देखो हमारा मन करता है, हमने कोई चीज़ खाई, मीठी चीज़ खाई, तो हमें लगता है कि वो जो स्वाद है वो बना रहे। तो खाना खा लिया, आपने इंजॉय कर लिया, उसके बाद तुरंत आप कुल्ला करें ताकि जो दांतों में खाना फंसा है वो निकल जाए। अगर आप मीठा खाए तो मीठा आपके दांतों के ऊपर बना ना रहे और उसको हम ब्रश से डाइल्यूट कर दें और उसको निकाल दें। एक और चीज़ है जिसका प्रचलन हमारे देश में धीरे धीरे बढ़ने लगा है, वो है डेंटल फ्लॉस या दंत धागा। एक दंत धागा होता है जिसमें जिसके ऊपर मोम लगा होता है, उससे हम जो दांतों के बीच की जगह है उससे हम साफ कर सकते हैं। ये एक नई चीज़ है, बहुत सालों से हालांकि अवेलेबल है इंडिया में, बट अभी इसका जो प्रचलन है धीरे धीरे अभी बढ़ रहा है। तो ये भी जरूरी है, क्योंकि अगर हम दांतों को ब्रश करते हैं तो उससे हम केवल 60 से 70% जो सतह है दांतों की वही हम साफ कर पाते हैं, और जो दांतों के बीच की जगह है उसको हम साफ नहीं कर पाते। उसके लिए
हमें ज़रूरी है कि हम फ्लॉस करें, डेंटल फ्लॉस या दंत धागे से सफाई करें। एक और इसके बीच में है इंटरडेंटल ब्रश। हाँ, वो क्या है? वो भी देखो, जैसे दंत धागा जो काम कर रहा है कहीं हद तक वो इंटरडेंटल ब्रश वही रोल करता है कि जो दांतों के बीच में जो कई बार जगह बन जाती है जहां खाना फंस जाता है, उसको वो इंटरडेंटल ब्रश जो है निकाल सकता है। तो क्या वो भी डेली करना चाहिए या सप्ताह में एक बार? नहीं, वो भी डेली करना चाहिए, प्रोवाइडेड कि आपके दांतों के बीच में जगह है, खाना फंस रहा है। अगर रूटीन में खाना नहीं फंस रहा तो हमें डेंटल फ्लॉस ही करना चाहिए, क्योंकि वो ऐसी जब कॉन्टैक्ट्स टाइट होंगे तो उसमें जो इंटरडेंटल ब्रश है वो जा नहीं पाएगा, और अगर हम कोशिश करेंगे, ज़बरदस्ती कोशिश करेंगे, तो उससे गम्स को इंजरी भी हो सकती है और हम एक किस्म की स्पेस क्रिएट कर रहे हैं जो हमें नहीं करनी है। तो जो उसके नेचुरल एनाटमी है, नेचुरल कंटूर्स हैं दांत और गम्स की, वो बनी रहे। तो ऐसी सिचुएशन में हमें ज़बरदस्ती इंटरडेंटल ब्रश नहीं करना है, और ऐसी सिचुएशंस में नॉर्मली अगर हम डेंटल फ्लॉस से साफ करें तो बहुत अच्छा होगा। तीसरी बात है माउथ वॉशेस। आपने देखा होगा, सुना होगा कि आजकल बाजार में बहुत सारे इस पे भी विज्ञापन आते रहते हैं, अखबारों में सब जगह आते हैं। और कौन हाँ, इस तरह के बहुत से ब्रांड्स हैं, हम उनका नाम नहीं लेना चाहेंगे, बट इस तरह के माउथ, तो बहुत से लोगों के मन में ये उठता है कि ये माउथ वॉशेस क्या हैं। तो हम देखिए, माउथ वॉशेस एक सफाई का एडजंक्ट है। यानी अगर हम, कुछ लोग सोचते हैं अगर हम माउथ वॉश करेंगे तो हमें ब्रश करने की जरूरत ही नहीं है, फ्लॉस करने की जरूरत नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, कुछ एक सिचुएशन ऐसी होती हैं जब आपको मसूड़ों की बीमारी से आप ग्रस्त हैं, तो आपको डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं कि आप ये माउथ वॉश करें। उससे जो है हम बैक्टीरियाज की जो नंबर है या बैक्टीरियाज का जो दुष्प्रभाव है दांतों और मसूड़ों को, उसको हम कम करने के लिए माउथ वॉशेस प्रोफेशनली यूज़ करते हैं। बट लेकिन कुछ ऐसे माउथ वॉशेस हैं जो हम कहीं हद तक रेगुलरली यूज़ भी कर सकते हैं, और वो भी एक सप्लीमेंट है, यानी ब्रशिंग सफाई का एक सप्लीमेंट है। और अक्सर हम ये एडवाइस करते हैं कि जैसे रात को सोने से पहले अगर आप थोड़ा सा माउथ वॉश लेके उसको माउथ में थोड़ी देर तक खंगालें, उसको रखें और उसके बाद उसको कुल्ला कर दें, डाइल्यूट ना करें, क्योंकि इंस्ट्रक्शंस उस पर लिखी होती है बॉटल पे कि इसको डाइल्यूट करना है या डाइल्यूट नहीं करना। तो करके कर दें तो उससे जो माउथ में बैक्टीरियाज है उनकी जो मात्रा है थोड़ी कम हो जाती है, या उनका जो असर है वो कम हो जाता है। बट ये सिर्फ एक टेम्परेरी है, ऐसा नहीं कि अगर आपने कर लिया तो घंटों या महीनों या दिनों जो है उसका असर रहेगा। हमें ये करना, कई बार ऐसा भी होता है कि हम इसको ऐसा ना करें कि बड़ी देर तक हम करते रहें, ये महीनों सालों करते रहें। तो बेटर ये होगा कि आप अपने डॉक्टर से, अपने डेंटिस्ट से सलाह करें कि मुझे ये माउथ वॉश करना है, कब तक करना है, कितनी देर तक करना है। अगर हम वो करते हैं तो उससे जो है ब्रश करें, फ्लॉस करें, माउथ वॉश करेंगे, इससे जो है पूरी जो आपकी दांतों की सफाई है। एक और बहुत मुद्दा है जो अक्सर हम लोग भूल जाते हैं, वो है जीभ की सफाई। देखिए, हम खाना खाते हैं और हमारी जीभ की जो सरफेस है वो बहुत इरेगुलर है, तो उसमें कई बार उसमें फुरोल्स होते हैं, उसमें खाना फंस जाता है और वहाँ फंसा रहता है, उससे बदबू भी आती है, और वो जो बैक्टीरियाज हैं वो मसूड़ों की बीमारियाँ उत्पन्न करते हैं, दंत क्षय या दांतों में कीड़ा लगने की वो करते हैं, तो उसको भी हमें साफ करना है। तो अगर हम सुबह खाना ब्रश करने के बाद अगर हम जीभ साफ करेंगे तो आपको खुद को लगेगा कि आप पूरे मुंह की जो सफाई है उसको करने में कामयाब हुए। तो तीनों चीज़ हम लोग को ध्यान रखना पड़ेगा। और एक बात इसमें जो माउथ वॉश के बारे में आप बात कर रहे थे, क्या उसमें पानी मिलाना चाहिए या बगैर पानी मिलाए ही मुंह में डालना चाहिए? देखिए, ऐसा है कि जो मोस्टली आजकल माउथ वॉशेज आ रहे हैं उनको डाइल्यूट करने की, पानी मिलाने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये हम ऐसा नहीं कह सकते, ये जो उसके पे जो माउथ वॉश है उस पे जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो हमें फॉलो करनी है कि उस पे लिखा है कि आपको 1:1 डाइल्यूट करना है। अगर आपने एक मात्रा माउथ वॉश के लिए तो उसमें 1 मात्रा पानी डालना है। बट आजकल जितने भी माउथ वॉशेस मोस्टली आ रहे हैं उनमें डाइल्यूट करने की जरूरत नहीं है। उनको जरा सा लेके 1 चम्मच भर माउथ वॉश लेके माउथ में रख के उसको अच्छी तरह से हमें स्विश करना है, अच्छी तरह से माउथ में रख के कुल्ला सा करना है और थोड़ी देर होल्ड करके रखना है, और फिर उसके बाद
कुछ एक टाइम के बाद हमें उसको थूक देना है, दैट्स ऑल। फिर कुल्ला नहीं करना थोड़ी देर के लिए, ताकि उसका जो असर है वो बना रहे। उसको रखने का समय कितना होना चाहिए, कितना मैक्सिमम? यूजली देखो, आप माउथ वॉश को बहुत देर तक तो माउथ में रख नहीं सकते, 30 सेकेंड से 1 मिनट तक हो सकता है। अगर आप 1 मिनट तक आप इसको होल्ड करके रख सकते हैं, करते हैं, तो उसका जाहिर है उसका जो असर है वो ये काफ़ी अच्छा रहेगा। ओके। और जो कुछ लोग रेगुलर कर रहे हैं महीनों से, 2 महीनों से, तो क्या ऐसा करने से कोई हानिकारक? देखो, हानिकार तो नहीं। कई बार ऐसा होता है कि जब हम ऐसा करते हैं तो जो बैक्टीरियाज हैं, जो माउथ में बैक्टीरियाज हैं, वो थोड़े उसमें एक किस्म के बैक्टीरियाज कम हो जाते हैं और कुछ और टाइप के बैक्टीरिया जो है वो फलने फूलने लगते हैं। तो मैंने जैसा आपको पहले बताया कि हमें इस माउथ वॉश जो है हमें प्रेफरेबली जहाँ तक हो सके हम डॉक्टर की सलाह के साथ इस्तेमाल करने चाहिए, ताकि डॉक्टर्स आपको बता सकेगा कि अब ठीक है, आप इस्तेमाल करें, फिर आप छोड़ दें। बट जो सबसे जो इम्पोर्टेंट बात यह है कि माउथ वॉश जो है वो टूथ ब्रशिंग की या क्लीनिंग का रिप्लेसमेंट नहीं कि अगर आपने वो फैंसी सा माउथ वॉश ले लिया और आप सोचा बस अब मेरे पास सब बढ़िया चीज़ें हो गई, अब मैं ब्रश करूंगा, मैं माउथ वॉश करूंगा और मैं ब्रश भूल जाऊंगा, वो सही बात नहीं। डॉक्टर साहब, आपने बताया कि उसको इस्तेमाल करने से एक तरह के बैक्टीरिया मर जाएंगे, दूसरी तरह के पनप जाएंगे, तो क्या ऐसा ही पेस्ट के साथ भी है? जो हम अगर एक तरह के पेस्ट इस्तेमाल करते रहते हैं तो एक खास, देखिए, जो जितने भी टूथपेस्ट हैं वो मोर और लेस एक जैसे हैं। ये तो एक दूसरा, देखो हम कोई भी जैसे कपड़ा लेने जाते हैं तो कोई ब्रांड कहता है ऐसा है, मेरा ऐसा है, तो प्राइमरली है तो कपड़ा, वो कॉटन है ना। तो उसी तरह से जो टूथपेस्ट है मोस्टली एक जैसे होते हैं। बट हमारी कोशिश ये रहनी चाहिए कि कोई भी जो स्टैंडर्ड का ब्रांड है, जो ऐसा ब्रांड है जो पूरे भारतवर्ष में बिकता है, कोई स्टैंडर्ड की कंपनी, क्योंकि उन्होंने बहुत सारा पैसा शोध पे लगाया हुआ है और बहुत एक अच्छा प्रोडक्ट क्वालिटी वाइज डेवलप किया है, जो ना केवल हमारे देश में बट बहुत से और दूसरे देशों में भी बिकता है। तो जाहिर है कि उसमें कुछ क्वालिटी है, तभी वो इतना पॉपुलर है या उसकी वो जो है बाजार में अच्छा बिक रहा है। और साथ ही डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया से जो नहीं, देखो, डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया का टूथपेस्ट से कोई एंडोर्समेंट नहीं है। कोई भी रेगुलेटरी बॉडी या कोई भी इस तरह की बॉडी जो सरकारी या गैर सरकारी संस्थाएं हैं, वो कोई टूथपेस्ट को एंडोर्स नहीं करती कि अब ये वाला टूथपेस्ट अच्छा है, ऐसा नहीं। हाँ, कुछ एक प्रोफेशनल एसोसिएशंस हैं, जैसे इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है, इंडियन डेंटल एसोसिएशन है, उन्होंने बहुत ही एक गहन और बहुत ही स्ट्रॉन्ग मापदंड रखे हैं। अगर वो कोई भी ऐसा फार्मूलेशन उन मापदंडों पे खरा उतरता है तो वो उसको एंडोर्स करते हैं कि हाँ, ये जो है ये सर्टिफाइड है। बट वो ऐसा नहीं है कि वो आपने कोई एप्लीकेशन दी और उन्होंने सर्टिफाई कर दी, उसमें बहुत सारी उनकी एक प्रक्रिया है। वो प्रक्रिया जब पूरी होती है तभी वो उसको सर्टिफाई करते हैं। तो टूथपेस्ट जो है, टूथपेस्ट में एंटीबैक्टीरियल चीज नहीं होती, कि यानी अगर हम उसमें कोई एंटीबायोटिक डाल दें ताकि वो बैक्टीरिया की मात्रा कम, ऐसा नहीं। टूथपेस्ट किस लिए काम करता है कि टूथपेस्ट एक डेंटिफ्रिस है जो मैकेनिकल तरीके से, जैसे हम कपड़े धोते हैं तो कपड़े धोने में हम यूज करते हैं डिटर्जेंट यूज करते हैं या साबुन यूज करते हैं। तो अगर हम चाहें कि कपड़ा हम ऐसे ही पानी में डाल के धो दे तो नहीं होगा ना। तो डिटर्जेंट जैसा एक्शन है, वैसा ही एक्शन टूथपेस्ट का या टूथ पाउडर का है। अगेन, टूथ पाउडर के बारे में मैं थोड़ी देर बाद बात करूंगा, बट टूथपेस्ट का पहले करें। बट आजकल जो टूथपेस्ट हैं जिनमें फ्लोराइड है, वो बहुत फायदेमंद सिद्ध हुआ है। और फ्लोराइड से जो है, इस पे बात करेंगे। एक दर्शक हैं जी, उत्तराखंड से दर्शक हैं, उनका सवाल है, पहले उनका सवाल लेते हैं। नमस्कार, कृपया अपना सवाल पूछिए। हाँ सर जी, सर जी मैं पूछना चाह रहा हूँ कि कितने दिनों के बाद डॉक्टर के पास सफाई के लिए जाना चाहिए, क्योंकि मेरे दांत काफी टेढ़े मेढ़े हैं, ब्रश से अच्छी तरह सफाई नहीं होती, तो काफी ऊपर प्लग से अंदर जमी रहती है। जी जी जी, अंदर की तरफ बल्कि ज्यादा। जी जी जी, आपका नाम क्या है सर? बलकार सिंह, उत्तराखंड, नैनीताल से। हाँ बलकार सिंह जी, देखिए आप डिस्प्ले भी करिए। हाँ, आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया है। बहुत सारे हमारे भाई बहन हैं जिनके दांत जो है थोड़े टेढ़े मेढ़े हैं या रेगुलर नहीं है, तो ऐसी अवस्था में हम देखने में आता है कि
ऐसे मरीजों को या ऐसे लोगों को जो सफाई की ज़रूरत आम आदमी से ज़्यादा रहती है, क्योंकि जैसे आपने खुद ही बताया कि आप दांत अच्छी तरह से सफ़ा नहीं कर पाते हैं और उनकी जो रेगुलरिटी नहीं है अरेंजमेंट में, तो उसमें खाना ज़्यादा फंसता है, टार्टर ज़्यादा बनता है और हार्ड डिपॉजिट ज़्यादा होते हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसी अवस्था में 6 महीने में कम से कम एक बार जाके सफाई करानी चाहिए। और बहुत से लोगों को ये थोड़ा भ्रम रहता है या इस तरह की एक धारणा है कि अगर हम सफाई कराएंगे तो दांत जो हैं ढीले पड़ जाएंगे या हमारे मसूड़े जो हैं वो दांतों से छोड़ देंगे। ये बिल्कुल गलत धारणा है, ये मैं बताना चाहता हूँ। हाँ, जिन लोगों ने दसियों सालों तक अपनी दांतों की सफाई नहीं कराई और क्या हुआ कि दांतों पे टार्टर जम गया और टार्टर ने दांतों को पकड़ के रखा, और जब हमने वो टार्टर हटाया तो दांत ओब्वियसली जो दांत पहले से ही बीमार थे वो हिलने लगे। तो ऐसी एक धारणा बन गई कि मैंने टार्टर हटवाया, सफाई करवाई और उसके बाद मेरे दांत जो हैं ढीले हो गए। दांतों का ढीले होने से सफाई का कोई वो नहीं। इनफैक्ट मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप सफाई रेगुलरली कराते रहेंगे तो बहुत सी दांतों और मसूड़ों की बीमारियां जिससे आप ग्रस्त हो सकते हैं उससे आप बच सकते हैं। और बहुत सारी आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं, खासकर जो प्रॉब्लम आपके टेढ़े मेढ़े दांतों में होने से हो सकती हैं, उत्पन्न हो सकती है, उनसे आप कहीं हद तक आप बच सकते हैं। तो कम से कम 6 महीने में एक बार आप जुड़ जाएं। और जो भाई बहन हमारे जिनके दांत टेढ़े मेढ़े नहीं हैं, उनसे भी ये गुजारिश है कि वो भी 6 महीने में एक बार जाके दांतों की सफाई करें। अगर किसी कारणवश 6 महीने में नहीं जा सकते तो कम से कम साल में एक बार जो करें। एक उत्तर प्रदेश से दर्शक हैं, उनका सवाल लेते हैं। नमस्कार, कृपया अपना सवाल पूछिए। हाँ सर, कमलेश कुमार मिश्रा बोल रहा हूँ, मैं डिस्ट्रिक्ट गाजीपुर यूपी से। जी, सवाल पूछिए। नमस्कार सर, ऐसा है वो दांत में जैसे कि कीड़े लग जाते हैं और क्या नाम है आपका, ठंडा और गर्म पानी लगता है, तो उसके लिए क्या किया जा सकता है? जी मिश्रा जी, ऐसा है, ये आपने जो अपने लक्षण बताए, आई थिंक बहुत सारे हमारे भाई बहन जो है ऐसे ही लक्षण, इसी तरह की दांतों की बीमारियों से ग्रस्त हैं। और ये एक सिम्टम्स हैं, ये जो है ये एक लक्षण है, ये बीमारी नहीं है, ये किसी बीमारी के लक्षण है। तो हमें समझना होगा कि बीमारी क्या है। आप बता रहे हैं दांतों में कीड़े लग जाना, एक तो ये मैं बताना चाहूँगा कि दांत में कोई कीड़ा नहीं लगता। कीड़ा मीन्स वहाँ कीड़े नहीं होते। जैसे हम सोचते हैं ना, कई बार हमारे कुछ देहात में कुछ लोग आते हैं और वो उसमें मंत्र पढ़ के उसमें से कुछ निकाल देते हैं, देखिए जी ये कीड़ा था, हमने निकाल दिया। ऐसा कुछ नहीं। कीड़ा जो है, कीड़ा लगना एक दंत क्षय, दंत जो है, दांत जो है वो गलने लगता है, और जब वो गलता है तो उसका रंग जो है काला हो जाता है या ब्राउन हो जाता है, और वो धीरे 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 पनपता रहता है और पूरे दांत को खोखला कर देता है। उसे हम दंत क्षय कहते हैं। और ये जो कीड़े लगना जो आप बता रहे हैं मिश्रा जी, वही एक बीमारी है। और ये एक दांतों की मुख्यतर बीमारी है, एक आम बीमारी है। और अगर हम इसका इलाज एक ही है कि उसको हम डॉक्टर के पास जाएं और या तो उसकी फिलिंग कराएं ताकि वो वहीं उसकी रोकथाम हो जाए, या फिर अगर वो इतना बढ़ गया है तो उसकी रूट कनाल कराएं, दांत को बचाएं। और अगर वो उससे भी बियॉन्ड डैमेज है तो हमारे पास कोई चारा नहीं है, वो दांत हमें निकालना पड़ेगा। और दूसरा आपने बताया कि आपको पानी, ठंडा पानी लग रहा है, तो ये भी एक लक्षण है। ये लक्षण है मसूड़ों की बीमारियों का। और मसूड़ों की बीमारियां भी हमारे देश में बहुत ही कॉमन है। ऐसा कहा गया है कि एवरी सेकंड पर्सन, हर दूसरे आदमी को मसूड़ों की बीमारी है, पायरिया से ग्रसित है। और ये भी क्यों होता है? क्योंकि हम दांतों की सफाई नहीं करते, हम अपनी रेगुलरली स्केलिंग नहीं कराते। और देखिए, दांतों की कोई भी बीमारियां हैं उनको हम बचा सकते हैं। दांतों की बीमारियां एक ऐसी बीमारियां हैं जिससे हम बचा जा सकता है, बचा जा सकता है, पर हमें अपने आप को इसके लिए जागरूक रहना होगा। रेगुलरली हम डॉक्टर के पास जाएं, और अगर सपोज कोई प्रॉब्लम हो गई है तो उसकी शुरू की अवस्था में ही उसका निदान होना चाहिए, उसका ट्रीटमेंट होना चाहिए, ताकि जो बीमारी है बढ़ने से बचे और उसको वहीं का वहीं हम उसको ठीक कर दें। तो ये लक्षण जो है आपने बताया, जो ठंडा पानी लग रहा है, वो मसूड़ों के लक्षण है। आप
मुसूड़ों की बीमारी से ग्रस्त हैं, आप जाइए, डॉक्टर को दिखाइए, अपनी दांतों की सफाई कराइए। और कई बार इतनी मुसूड़ों की बीमारियां बढ़ जाती है कि हमें कई बार शल्य चिकित्सा का भी सहारा लेना पड़ता है, या उनकी ऑपरेशंस होते हैं गम्स के, उनको फिर हम रिमूव करके, यानी उनको रिफ्लेक्ट करके, क्लीन करके, उनको फिर वापस हम टांके लगा के ठीक कर देते हैं। बट ये जो चिकित्सा है ये एक स्पेशलिस्ट करेगा, या फिर किसी डेंटल हॉस्पिटल या डेंटल कॉलेज में जाके ये इस तरह का चिकित्सा का आप ले सकते हैं, लाभ उठा सकते हैं। डॉक्टर साहब, पायरिया और ब्लीडिंग गम दोनों में अंतर है कि दोनों एक ही हैं? हाँ, देखिए एक और धारणा है हमारे सब लोग, मसूड़ों की कोई बीमारी हुई तो तुरंत कह दिया कि जी पायरिया हो गया। देखिए आप समझिए, आप पायरिया क्या चीज है। देखिए जब भी आपने देखा होगा बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, उनको जब मसूड़ों की बीमारियां होती हैं तो पहला लक्षण ये होता है कि मसूड़ों से खून आ रहा है, और जब वो ब्रश करते हैं तो तो ब्रश में ब्लीडिंग होती है। तो एक पहला लक्षण है, ये शुरू का लक्षण है, उसको हम पायरिया नहीं कहेंगे। ऐसी बीमारी को हम कहते हैं जिंजिवाइटिस। जब हमारे जो गम्स हैं उनकी इन्फ्लेमेशन हो गया, उनमें इन्फेक्शन हो गया है, उसे हम जिंजिवाइटिस कहेंगे। अब उसके बाद हम इलाज नहीं कराते हैं या किसी कारणवश इसको इग्नोर कर देते हैं, तो ये बात जो है धीरे धीरे बढ़ना शुरू होती है। और ये जो बीमारी है, पहले तो ये मसूड़ों तक थी, सीमित थी, उसके बाद वो धीरे धीरे जो मसूड़ों के नीचे जो हड्डी है, यानी जो बोन है जिसमें दांत गड़े हुए हैं, उस पे असर करती है। और वो जो हड्डी है धीरे धीरे बहुत ही स्लो रेट पे वो गलना शुरू हो जाती है, वो घुलने लगती है, और यहाँ तक कि मसूड़ों में पस आना शुरू हो जाता है, मवाद आती है, और दांत धीरे धीरे हिलने लगते हैं। और आपने देखा होगा धीरे धीरे फिर जो है वो दांत निकल जाते हैं। तो जब ये स्टेज आती है, जब वो जो बीमारी है मसूड़ों के बाद जब वो नीचे जो मसूड़ों की बोन है उस पर असर डालती है, उस पर वहां तक पहुंच जाती है, तब उसे हम कहते हैं पेरियोडोंटाइटिस, या हम कॉमन जो लैंग्वेज है वो कहते हैं पायरिया। तो ये इसको हमें, इन दोनों का हमें फर्क जो है समझना होगा कि जिंजिवाइटिस एक अर्ली स्टेज है, और कहीं हद तक वो जिंजिवाइटिस को हम ठीक कर सकते हैं। हम पेरियोडोंटाइटिस को भी ठीक कर सकते हैं, बट पेरियोडोंटाइटिस को ठीक करने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। एक स्पेशलिस्ट की सेवाओं का शायद हमें सेवा लेनी होगी। पर जिंजिवाइटिस या इस तरह की जो शुरू की प्रॉब्लम्स हैं वो सिंपल कोई भी डेंटिस्ट है, सफाई या इस तरह की चीज़ों से उसका इलाज हो सकता है। तो पायरिया और जिंजिवाइटिस ये दो चीज़ें हैं, और पायरिया जो है जाहिर है बहुत ज़्यादा सीरियस मामला है, क्योंकि उससे धीरे धीरे दांत जो हैं खोने भी पड़ सकते हैं। तो अगर पायरिया है भी, उसका भी इलाज है, उसका इलाज कंजर्वेटिव भी है, उसका इलाज सर्जिकल भी है। और अगर किसी कारणवश दांत अगर आपको खोने भी पड़ते हैं तो उसका भी हमारे पास निदान है। दांत आर्टिफिशियल लग सकते हैं, और आज तो ऐसा युग आ गया है कि दांत जो आर्टिफिशियल हैं वो भी इस तरह के दांत लग सकते हैं जो कहीं ना कहीं जो हमारे जो नेचुरल दांत है वो वैसे ही होते हैं। हम देखिए जो नेचुरल है उसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं, जो भगवान ने बनाया वो कोई नहीं बना सकता। बट हम तकनीकी विकास से हम वहां तक पहुंचे कि कहीं ना कहीं हम उस करीब तक हम पहुंच सकते हैं। पर उसमें भी बहुत सारी चीजें होती हैं। हर आदमी जो है उसमें हम इम्प्लांट नहीं लगा सकते, हर पेशेंट में हम फिक्स दांत नहीं लगा सकते। ये हमें मरीज टू मरीज देख के हमें आंकना होगा कि किस मरीज में क्या उपयुक्त है, कौन सा इलाज उपयुक्त है, कौन सा हम वो इलाज कर सकते हैं। एक आम समस्या है लोगों में, खास करके गांव में भी, दांतों में दर्द, और वो लोग तरह तरह की चिकित्सा करते हैं, अपनी तरफ से जो कोशिश होती है वो करते हैं, उसमें कई बार देखा जाता है कि फिर भी ठीक नहीं हो पाता है। तो दांतों का दर्द क्यों होता है, और वैसी स्थिति में क्या करना चाहिए? दवा भी लें तो क्या लें? जी देखिए अमरिंदर जी, ऐसा है कि दांतों का दर्द भी एक लक्षण है ना, वो किसी बीमारी का लक्षण है। हमारे भगवान ने एक ऐसा हमें शरीर दिया है कि देखिए शरीर की अंदर बीमारी है
तो हम खुद तो देख नहीं सकते, डॉक्टर को भी पता नहीं लग सकता। एक ऐसा मैकेनिज्म बनाया है बॉडी का कि सबसे पहले दर्द होता है। तो दर्द एक पहला लक्षण है, कोई भी बीमारी है। हमारा पेट खराब हुआ तो पेट दर्द हुआ, सब अगर कोई हमें ब्लड प्रेशर है तो हेडेक हो गया, तो दांत का दर्द भी एक लक्षण है। अब दांत का लक्षण क्यों होता है? मोस्टली जो दांतों का पेन है वो दंत क्षय से होता है। दांत में कीड़ा लगा हुआ है, आप उससे अनभिज्ञ है, आपको मालूम नहीं है, खाना फंस रहा है, आप उसको इग्नोर कर रहे हैं, आप डॉक्टर के पास गए नहीं, और एक दिन सडनली आपको इतना पेन होगा कि आप सारी रात सो नहीं पाओगे। और इसको हम कहते हैं पल्पाइटिस, क्योंकि दांत के अंदर जो एक नस है उसमें इन्फेक्शन हो जाती है, और वो जो नस है जो वो फैलने लगती है, क्योंकि जब भी आपने देखा होगा इन्फेक्शन होती है तो सोजिश आती है और वो सूजने लगती है। और दांत तो इतना एक टाइट चीज है, दांत बहुत सख्त चीज है, वो दांत उसको सूजने नहीं देता। तो जब सूजने नहीं देता तो वो ये चीज जो है रिफ्लेक्टेड, ऐसा रिफ्लेक्ट होता है जैसे पेन हो रहा है। तो बहुत ज्यादा पेन होता है। मैंने ऐसा देखा कि लोग जो है अपना सर फोड़ लेते हैं, वो कहते हैं कि नहीं, मुझे इस पेन से आप किसी तरह से इससे निवारण, मुझे पेन से चाहिए, और रात हो कुछ भी हो उनको पेन से। तो ये एक लक्षण है। इस पे बात करेंगे डॉक्टर साहब। एक उत्तर प्रदेश से दर्शक हैं, उनका सवाल लेते हैं। जी नमस्कार, कृपया सवाल पूछिए। सर जी, ये जो पानी दांतों में ना, ठंडा गर्म पानी, जैसे चाय पिए, ठंडा पानी पिए, गर्म पानी पिए, या फिर मीठा खाएं, तो ये पानी क्यों लगता है, या कोई लक्षण होते हैं, क्या बात? हाँ, मैं जैसे अभी मिश्रा जी ने पहले सवाल किया था ना, वैसे ही है कि पानी लगना भी एक लक्षण है। और पानी लगने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं कि एक तो ये है कि हमारे दांतों में कीड़ा लगा है, दंत क्षय है, मसूड़ों की बीमारी है। कई बार ऐसा भी है कि हम गलत ब्रशिंग करने से क्या हुआ कि हमने जो दांत हैं, मसूड़े जो हैं, वो दांतों से थोड़ा हट गए, रिसेशन हो गया, तो जो दांत का जो सेंसिटिव हिस्सा है वो एक्सपोज हो गया। तो अब जो उस पर ठंडा भी लगेगा, गर्म भी लगेगा। और कई बार ठंडा या गर्म लगना एक डिके का भी एक लक्षण हो सकता है। तो ये एक लक्षण है, और हमें एक जनरलाइज करके कहना कि ये ऐसी बीमारी है, ये बहुत ही गलत होगा। अगर कोई हमारे भाई बहन उनमें ऐसी प्रॉब्लम है तो एक सबसे पहले एलिमेंट्री चीज़ है ये कि हम जाके डॉक्टर को दिखाएं, और डॉक्टर एग्जामिन करके, एक्सरे लेके या क्लिनिकली देख के आपको बता पाएगा कि किस वजह से वो पेन है, और वो पेन का जो कारण है तो हमें उसका इलाज करना होगा। ना कि हम पेन अगर है तो हम जाएं केमिस्ट से ले लें कि एक दवा ले लें, या खुद ही हम अपने आप सेल्फ मेडिकेट करते हैं, खुद ही अपने बाजार कोई भी दवा खा। ये बहुत गलत चीज़ है। आप पूरे देश में, पूरे संसार में हम ये करना बिल्कुल गलत है कि आप खुद ही हम डॉक्टर बन जाएं, या हम केमिस्ट को डॉक्टर समझ लें, केमिस्ट से जाके कोई दवा ले ली कि भैया कोई दर्द की दवा दे दो। देखो, वो जब तक असर कर रही है ठीक है, पर वो उस दवा से आपकी जान भी जा सकती है। हाँ, उसका क्या रिएक्शन हो सकता है ये डॉक्टर भली भांति जानता है, और अगर ऐसा कुछ होता है तो उसका निदान भी किया। एक दिल्ली से दर्शक हैं, उनका सवाल लेते हैं। जी सवाल पूछिए। नमस्कार, कृपया सवाल पूछिए। हेलो जी। हेलो जी सवाल पूछिए। हाँ जी, मैं गौरव बोल रहा हूँ। हाँ गौरव जी, सवाल पूछिए। मेरे प्रॉब्लम, हेलो जी सवाल पूछिए, सुन रहे हैं हम लोग। ये जो मेरा लास्ट वाला दांत आ रहा है, इसमें पेन होता है काफी, और ये लास्ट। हाँ, मैं समझ गया गौरव, आपका सवाल मैं समझ गया। आपने थोड़ा सा सूक्ष्म था बताया, बट मैं पूरा भांप गया कि आपकी क्या प्रॉब्लम है। देखिए, ये भी बहुत बड़ी कॉमन एक प्रॉब्लम है कि जब हम 18 साल से 24-25 साल की उम्र के बीच जो है, हमारी सबसे जो अखीरला दांत है, अकल दाढ़ है, वो आती है। और ये कुछ देखने में आ रहा है कि आजकल के हमारा जो जॉ का साइज है वो थोड़ा सा धीरे धीरे सदियों से, अब सालों में नहीं मैं कह रहा, सदियों से थोड़ा सा इसका साइज थोड़ा कम हो रहा है। और कई बार क्या होता है कि जब लास्ट का दांत आता है तो उसके लिए जगह नहीं है। तो अगर दांत बन रहा है और जगह नहीं है तो दांत कैसे आएगा? दांत टेढ़ा आएगा, बाहर की तरफ आएगा, या दांत आ ही नहीं पाएगा। तो जब वो टेढ़ा आता है तो उस पर खाना फंसता है,
उससे वहाँ इन्फेक्शन होती है। और वैसे भी सबसे पीछे का हिस्सा जो है हमें साफ करने में बहुत ही कठिनाई आती है। तो ऐसी अवस्था में क्या होता है कि वो सूज जाता है, पेशेंट को मुंह खोलने में दिक्कत होती है। एक ऐसा एक एपिसोड होता है कि पेशेंट का दर्द शुरू हुआ, फिर मुंह खुलना बंद हो गया, पेशेंट का सूज गया, और फिर हमारे पास पेशेंट आता है, हम उसका दवाइयाँ देखें, पहले तो उसको ठीक करते हैं, उसके बाद देखिए इसका अल्टीमेट इलाज यही है कि उसे हम शल्य चिकित्सा से उस दांत को ठीक करें। स्टेट नहीं कर सकते, अगेन कि कैसी सिचुएशन है, बट इनवेरिएबली मोस्टली हम क्या करते हैं, इस दांत को फिर हमें निकालना पड़ता है। शल्य चिकित्सा से हम निकालते हैं और वही इसका असल में इलाज है। कई बार छोटी मोटी प्रॉब्लम होती है, वो हम बिना निकाले ठीक हो जाती है। अक्सर क्या होता है कि ऐसी जो सिचुएशन है बार बार आती है। एक बार हुआ, आपने दवाई खा ली, ठीक हो गया, फिर 2-4 महीने बाद फिर हो गया, फिर 2-4 महीने बाद फिर हो गया। तो जब मरीज तंग आ जाता है तब वो डॉक्टर के पास आता है कि सर ये बार बार हो रहा है, इसका कुछ इलाज करो। तो हम फिर एक्सरे वगैरह लेके देखते हैं कि ऐसी अवस्था में हमें ये दांत जो है, जैसी सिचुएशन होती है, बट मोस्टली हमें ये दांत निकालना पड़ता है। उसके बाद पेशेंट बिल्कुल ठीक रहता है और पेशेंट की जो भी प्रॉब्लम है वो दोबारा से नहीं होती। ओके। जहाँ तक आप एक्सट्रैक्शन की बात है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एक्सट्रैक्शन से डरते हैं कि नहीं, एक्सट्रैक्शन नहीं कराना चाहिए, इसका असर दूसरे चीज़ों पर पड़ता है। तो उसके लिए आपका क्या सुझाव है? हाँ अमरिंदर जी, देखिए ऐसा है, ये भी एक ऐसी गलत धारणा है जो बहुत सालों से हमारे समाज में जो है ये प्रेजेंट है। और बट धीरे धीरे मैंने देखा एजुकेशन के साथ ये धारणा जो है कहीं ना कहीं कम होती जा रही है। देखिए पुराने ज़माने में, मैं खुद देहात से हूँ, गांव से हूँ, तो अक्सर गांव में लोग कहते हैं कि अगर ऊपर का दांत आप निकालेंगे तो उसका सीधा असर जो है आपकी आंखों पे पड़ेगा, आपकी आंखों की जो रोशनी है वो चली जाएगी। देखो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हर चीज़ के पीछे साइंस है। साइंस के बिना हम किसी भी चीज़ को हम कोई उसको सही नहीं मान सकते। देखो दांतों और आंखों का कोई भी कनेक्शन नहीं है। अगर हम एनाटॉमी देखें, हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर देखें, दांत एक अलग चीज है, आंख एक अलग चीज है, और इन दोनों का आपस में कोई भी कनेक्शन नहीं है। ये एक कोइंसिडेंटल है, मात्र एक ऐसा वो है कि जब आपके दांत खराब हुए तो उसी अवस्था में 45-50 के साल में आपको चश्मा लगने लगा, आपको पढ़ने में दिक्कत आने लगी। तो हमने कहीं ना कहीं इन दोनों को रिलेट कर लिया कि नहीं, ये दांत निकला था, उस वजह से हमारी जो रोशनी चलेगी। तो ऐसा कुछ नहीं है। और देखिए आज तो इतना साइंस ने इतनी विकास किया है। आपने देखा बहुत से लोग, हमारे भाई बहन हमारे डायबिटिक हैं, अब वो खुद इंसुलिन का इंजेक्शन लेते हैं, खुद लेते हैं, डॉक्टर भी नहीं लगाते। वो इतनी महीन नीडल होती है और कोई दर्द नहीं होता। तो आज हम सुई लगाने से पहले भी एक ऐसी चीज लगाते हैं ताकि सुई का भी दर्द ना हो। तो अगर हमारा चेष्टा तो यही रहनी चाहिए कि हम दांतों को बचाएं, दांत किसी भी वजह से दांत हमें ना खोने पड़े। बट बहुत सारी ऐसी सिचुएशन होती है जो दांत हमें निकालना पड़ता है। और अगर दांत ऐसी अवस्था आ गई है कि दांत बहुत इन्फेक्टेड है, उसकी वजह वो एक रिस्क फैक्टर है, हमारी बाकी इन्फेक्शन कहीं बॉडी में हो जाए, या किसी और वजह से टूट गया है, फ्रैक्चर हो गया है, या बहुत और सारे कारणों से अगर दांत कहीं हमें निकालना पड़ता है, तो उसको हम बहुत ही बिना पेन के, बिना दर्द के आज हम निकाल सकते हैं। और इतनी तकनीक इतनी बढ़िया हो गई है कि वो जो पुराने जमाने थे कि बड़ी क्रूर तरीके से दांत निकालते थे या बिना इंजेक्शन के निकालते थे। मैं आपको एक भी बताना चाहूँगा कि जो एनेस्थीसिया का जो आविष्कार हुआ है, आज देखिए एनेस्थीसिया की से जो है सारा जो मेडिकल साइंस है वो एनेस्थीसिया पे निर्भर है। जो सर्जरी है, चाहे आप ब्रेन की सर्जरी करें, चाहे आप पेट की सर्जरी करें, एनेस्थीसिया के बिना नहीं कर सकते। एनेस्थीसिया का आविष्कार एक डेंटिस्ट ने किया था, हॉरेस वेल्स, क्योंकि पुराने जमाने में दांत निकालने में इतनी दिक्कतें आती थी, तो एक डेंटिस्ट ने एनेस्थीसिया आविष्कार किया। बात करेंगे, ओडिशा से एक कॉल है, उनका सवाल लेते हैं। नमस्कार, कृपया अपना सवाल पूछिए। हाँ जी, मेरा मिसेज का वो जो दांत है, हाँ वो थोड़ा गर्म है, ठंडा पानी लगने से पेन हो रहा है। कृपया तेज आवाज में प्रस्तुत करिए। हाँ, जो मिसेज का है उसके दांत में दर्द आ रहा है और ठंडा पानी गर्म पानी पीने में, तो उसी की वजह से पेन रहता है।
उसके लिए क्या मेडिसिन क्या जरूरी है और क्या ठंडा गर्म और पेन का? हाँ, मुझे इनका सवाल जो है आवाज़ क्लियर नहीं है, बहुत पता नहीं लग पा रहा कि क्या बोल रहे हैं, बट जैसा आप बता रहे हैं कि ठंडा गर्म है, पेन है, तो एक बहुत ही सामान्य और साधारण लक्षण हैं जो किसी भी किसी दांत और मुख की किसी भी बीमारी के साथ जुड़े हो सकते हैं। तो जाहिर है कि इनको किसी डॉक्टर को दिखा के और एग्जामिन करना होगा कि किस वजह से है, और उसका जैसी बीमारी होगा उसका वैसे ही इलाज उसका कराना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, आप शुरू में बता रहे थे कि मीठी चीज़ें ज़्यादा समय खाने से दांतों को बीमारी होने का ज़्यादा खतरा रहता है। तो हम देखते हैं बच्चों में खास करके टॉफ़ी चॉकलेट खाते रहते हैं, तो उससे कैसे बचा जा सकता है? क्योंकि बच्चा है तो टॉफ़ी खाएगा, चॉकलेट खाएगा। देखिए, ऐसा है कि ये सब चीज़ें जो हैं मन लुभावने के लिए बनी हैं। अगर हम बच्चे को कहें कि भैया टॉफ़ी मत खाओ, चॉकलेट मत खाओ, ये तो नहीं पॉसिबल है ना। तो हमें कुछ ऐसे उपाय जो है हमें करना पड़ेगा कि बच्चा भी, लाठी भी बची रहे और सांप भी मर जाए, है ना। तो बच्चा जो है, बच्चा डिप्राइव भी ना हो मिठाई से, और दूसरा ये है कि हम उनको मिठाई भी खाएं। मिठाई क्यों ना खाएं, हम सब मिठाई, कोई हमारा एक हमारी ऐसा वो है, समाज है कि हम कोई भी सेलिब्रेशन है वो हम मिठाई से करते हैं, और ऐसा किया जाए कि मिठाई ना खाई जाए तो आप समझते हो कि समाज इसको अपना लेगा? नहीं, ऐसा नहीं। तो देखिए, ऐसा है कि एक दो तीन चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है कि एक तो ये है कि देखिए, हमारे जो दांत हैं, जितनी बार हम मिठाई खाएंगे उतनी बार उस पर एक प्रहार होगा। तो हम ये कर सकते हैं कि हम हर दिन में कितने प्रहार हम एक दांत पे दे सकते हैं, जितनी बार आप प्रहार देंगे उतना ही दांतों का नुकसान होगा। तो हम, ठीक है, एक बार हमने मिठाई खा ली, और अगर हम अभी भी खाएं, दोपहर को भी खाएं, रात को भी खाएं, और फिर रात को मीठा दूध पी के सो जाए, तो वो भी गलत होगा, है ना। क्योंकि ओबियसली कि दांतों की जो जितनी बार आप प्रहार करेंगे, दांतों की क्षमता जो है उतनी ही जो उसकी प्रिवेंशन की क्षमता है कम होगी। दूसरा ये है कि क्या होता है कि जब भी हम मीठी चीज़ कोई खाते हैं तो हम चाहते हैं कि वो मीठा बना रहे, वो मीठे का स्वाद बना रहे। तो मीठा खा लिया, एंजॉय कर लिया, तुरंत अब जाएं या तो ब्रश करें, क्योंकि वो जो मीठा है वो दांतों में फंसा हुआ है, वो सबसे डेंजरस है, क्योंकि वो वहाँ फंसा हुआ है, वहाँ उसका तेजाब बन रहा है, और तेजाब से जो है दांत में छिद्र हो सकता है और कीड़ा लग सकता है। तो उससे हमें बचना है। मीठा खा लिया हमने, उसके तुरंत बाद ब्रश कर ले, कुल्ला करें, ताकि वो जो मीठा है दांतों में फंसा हुआ वो निकल जाए। तो कोई इससे कोई ज़्यादा जो हानि की अवस्था है उसको हम कहीं हद तक हम मिनिमाइज कर सकते हैं। तीसरा ऐसा है कि मीठा किस तरह का, जो मीठा मांडदार है, स्टिकी है, और जो दांतों में फंसने वाला है। देखिए, आपने देखा होगा गांव में क्या होता है कि इस तरह की कैंडीज आती हैं जो बड़ी चिपचाहट वाली होती हैं, मांडदार है, स्टिकी है, और जो रिफाइंड है, जितना ज्यादा रिफाइंड होगा उतना। अब आप मेरे से पूछेंगे कि मीठा खाना, जूस पीना बढ़िया है या फ्रूट खाना, तो देखो फ्रूट में भी वही जूस है, पर हम देखिए अपना जो असल चीज है, फ्रूट का जो गुद्दा है, उसका जो फाइबर है, उसको तो हम वो हमारे फायदे के लिए है, उसको तो हम फेंक रहे हैं, और मीठा हम खा रहे हैं, तो जैसे गन्ना है, शुगर या गन्ना, तो गन्ना क्यों नहीं, गन्ना हम चूस सकते हैं, गन्ने से दांत भी साफ होंगे, मालिश भी होएगी, वर्जिश भी होएगी, और मीठा भी मिलेगा। तो ये हमें ये मन में रखना है कि हम मीठा से डिप्राइव ना हो, वंचित ना हो, बट मीठे का इस तरह से हम करें ताकि उसका जो दुष्प्रभाव है या उसका जो हानिकारक जो उसकी वो सिचुएशन है उसको हम कम से कम कर सकें। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि अगर बच्चा कोई टॉफ़ी खाता है, चॉकलेट खाता है, तो उसके बाद पानी पी ले। हाँ, पानी पी ले। पेरेंट्स, अगर बहुत छोटा बच्चा है, पेरेंट्स छोटे बच्चों का खुद ब्रश नहीं कर सकते, तो पेरेंट्स उसका ब्रश कर सकते हैं। कितने उम्र से ब्रश करना जरूरी है? देखिए, ऐसा है कि जब से दांत मुंह में आए तब से हमें शास्त्र तो ऐसा कहते हैं कि दांत आए नहीं, दांत आने से पहले आपने देखा कि हमारे गम पैड्स होते हैं, इन्हें मसूड़े होते हैं। देखो, जो बुढ़े और बच्चे जो एक जैसे हैं ना, जब बच्चा पैदा हुआ तो दांत तो नहीं है, उनके क्या है, मसूड़ों की वो है, मसूड़ों की पैड्स हैं, और वैसी अवस्था तब होती है जब सारे दांत निकल जाते हैं। तो वो पैड्स भी जो हैं वो भी माँ को जो है, बच्चे की जो माँ है और या एनी पेरेंट, वो उसको साफ रुई से
रुई को गीला करके उसको साफ करना चाहिए। और जैसे ही दांत आने शुरू हो, बच्चा तो ओब्वियसली 6-7 महीने का, वो तो ब्रश पकड़ भी नहीं सकता, और कहीं आंख में मार लेगा, कहीं कुछ कर लेगा। तो मदर को चाहिए कि उनका उसी टाइम से, क्योंकि दांत अब आ गए हैं, वो माउथ में एक्सपोज हैं, उस पर बैक्टीरियाज अपना असर कर सकते हैं, तो उससे हमें बचना होगा। और खासकर बच्चों में, क्योंकि बच्चे दूध पीते हैं, दूध एक ऐसा मीडियम है जिसमें बैक्टीरिया बहुत अच्छी तरह ग्रो सकते हैं, और दूध भी मीठा, एक करेला और वो भी नीम चढ़ा, तो दूध है और ऊपर से मीठा है। तो ऐसी अवस्था में माँ को जो है उनके दांतों की जो सुरक्षा है वो करनी बहुत जरूरी है। तो जैसे ही दांत आए उसी टाइम से, अगर बच्चा खुद समझदार हो गया तो बच्चों को सिखाना चाहिए, नहीं तो जब तक बच्चा खुद नहीं कर सकता माँ को करना चाहिए। उन्हें भी सुबह शाम? हाँ, सुबह शाम बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। और खासकर सबसे ये मैं इंफॉर्मेशन देना चाहूँगा हमारी बहनें, हमारी माताओं को, कि अक्सर वो रात को बच्चा सोता है तो बोतल दूध की मुंह में लगा के और अपना टीवी देखने लग गए, मैगजीन पढ़ने लगे, और बच्चा बेचारा वैसे वैसे सो जाता है। अब वो जो है वो सबसे डेंजरस सिचुएशन है, क्योंकि वो जो मीठा दूध जो है उसके मसूड़ों माउथ में रहता है, उससे बैक्टीरिया पनपते हैं, और हमने कई बार देखा है कि वो सारे दांत जो है बच्चों के गल जाते हैं, और रैम्पेंट कैरीज कहते हैं, जो कैरी जो एकदम जो है वो बढ़ती है, और सारे दांत जो है उसका प्रकोप पूरे दांतों पे होता है, और इससे क्या है कि वो सारे दांत जो है उनके गल जाते हैं। और दांत हम गल गए तो हम दांतों को, हमें जब तक पक्के नहीं आते हैं, जब तक हमें उनको मेंटेन करना होता है। अगर हम नहीं मेंटेन करेंगे तो दांत जो हैं, जो दूसरे पक्के दांत आएंगे वो टेढ़े मेढ़े आएंगे। तो ऐसा माँओं को कहें, ऐसा कभी नहीं करे कि बच्चा है, अगर बच्चा सोया भी है तो निकाल के उसका रुई से किसी चीज़ से पूरा मुंह साफ करें, ताकि जो दूध और मीठा है उनके दांतों में लगा न रहे, बना न रहे। ओके। और मतलब ये सोचना कि केवल चॉकलेट खाने से खराब होगा, ये गलत है। हाँ, ये नहीं गलत। देखिए, ये तो हमें मालूम ही है कि जितना भी रिफाइंड मीठा है वो दांतों के प्रति सही नहीं है, बट फिर भी हमें उसको मिनिमाइज करना है, उसका सेवन कम से कम करना है, और अगर हमने करना भी है तो उसके बाद उसके कुछ हमने उपाय करने हैं ताकि उसका जो है दुष्प्रभाव कम से कम हो। एक उत्तर प्रदेश से और दर्शक हैं, उनका सवाल लेते हैं। जी नमस्कार, कृपया अपना सवाल पूछिए। जी सर, बच्चे मुझे हमारा 2 साल का हो गया, अभी दांत नहीं निकल रहे। आपकी आवाज़ नहीं आ रही, फिर से सवाल पूछिए। जी सर, जैसे एक बार दांत निकला था। जी हेलो। हाँ जी, सवाल पूछिए। आप बताइए। तो दांत निकला था और मेरी पिछला दोबारा नहीं निकल गया। एक बार दांत निकला था फिर दोबारा नहीं निकल गया है। हाँ, तो ये ऐसा कह रहे हैं कि एक बार दांत निकला था और वो दांत निकल गया होगा, तो उसके बाद वहाँ पक्का दांत नहीं आया। अच्छा। या तो ये देखो, इनके इस सवाल जो है इसको हम 2 तरीकों से हम प्रोजेक्ट करके, कई बार क्या होता है कि दूध का दांत आया और दूध का दांत निकल गया, टूट गया, उसकी जगह पक्का नहीं आया, ऐसा हो सकता है। कि कई बार क्या होता है कि जो पक्के दांत हैं वो मिसिंग होते हैं, खासकर हमारे प्रीमोलर्स या कुछ केनाइंस, कई बार या और भी दांत ऐसे होते हैं कि वो आते नहीं। दैट मीन्स वो सिर्फ दूध के आए, दूध के बाद पक्के आने थे वो नहीं आए। तो ये भी एक बड़ी कॉम्प्लेक्स है। दूसरा ये है कि शायद कई बार ऐसा भी होता है कि अक्सर जो है हम लोग सोचते हैं कि ये तो दूध का दांत था और निकल गया, होता वो पक्का दांत है। तो फिर हम वेट करते हैं कि अभी पक्का आएगा, तो पक्का आया नहीं। क्योंकि एक चीज बताना चाहूंगा कि जो पहला पक्का दांत है वो 6 साल की उम्र में आ जाता है, जब दूध के दांत होते हैं। दूध के दांत जो हैं 7 महीने से आना शुरू होते हैं और 10-11 साल की उम्र तक चलते हैं। इसके बीच में एक 6 साल में पक्का दांत आता है, एक 12 साल में पक्का दांत आता है, और 7 साल से तो पक्के दांत आगे वाले आने शुरू हो जाते हैं। तो सबसे पहला पक्का दांत आता है 6 साल की उम्र में। अब क्या है कि हम सब लोग सोचते हैं ये तो दूध का दांत है, वो कीड़ा हुआ, खराब हुआ, उसको निकलवा लिया, अब उसकी जगह तो आएगा नहीं। वो सबसे इंपॉर्टेंट दांत होता है। तो ये जो चीज है ये आपको डॉक्टर ही बता सकता है। कई बार हम खुद सोचते हैं कि नहीं ये दांत निकल गया। कई बार क्या होता है, देहात में कुछ लोग
जो हैं वो कुछ लोग इस तरह भी है जो चिकित्सा कर देते हैं जो शायद पूरे जिनको पूरा ज्ञान नहीं है या पूरे शिक्षित नहीं है। देखिए वो कहीं ना कहीं हद तक मरीजों की हेल्प करते हैं, मरीजों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करने में मदद करते हैं, बट कहीं हो सकता है कि ऐसा कई बार ये ओवरलुक कर गया है, तो वो कई बार पक्का दांत को हम निकालने के बाद समझते हैं कि दूध का दांत था और वहाँ नहीं है। तो ये 2 सवाल इन्होंने किए ऐसे हैं। अगर ऐसा है तो इसका रिप्लेसमेंट एक डॉक्टर ही करेगा, तो वो डॉक्टर को ही आपको दिखाना पड़ेगा, वो उसको देख के असेस करके बता सकता है कि इसमें फिक्स दांत लगेगा या कृत्रिम दांत लगेगा जो निकालने लगाने वाला है। अब समय कम है डॉक्टर साहब, 1-2 प्रॉब्लम जो खास करके एक मोबाइल टीथ के ऊपर है। वो दांत हिलना शुरू हो जाए तो उसको लेकर लोगों को लगता है कि क्या करें, इलाज करवाएं या इसे गिरने दें उसके बाद इलाज करें, उस क्यों होता है? देखो एक चीज तो मैं कहना चाहूंगा कि जो आदमी के अपने दांत हैं उसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, तो जब तक वो बने रहे वो जब तक बने रहने चाहिए, अनलेस डॉक्टर आपको एडवाइस कर रहा है या कोई ऐसी सिचुएशन है जिसमें वो इन्फेक्टेड है या उस दांत की वजह से आपके शरीर के स्वास्थ्य पे या कोई और बाकी के दांतों पे जो असर हो सकता है, उस वजह से डॉक्टर आपको कहे कि ये निकाले। दांतों के इन्फेक्शन से क्या क्या हो सकते हैं? नहीं, दांतों के इन्फेक्शन, अगर देखिए दांत में इन्फेक्शन है वो स्प्रेड कहीं भी स्प्रेड कर सकता है, वो ब्रेन में भी जा सकता है, जॉइंट्स में भी जा सकता है, किडनी में भी जा सकता है, हार्ट में भी जा सकता है। देखिए खून तो वही है ना, आप ये देखिए कि जो हमारा ब्लड है जी, वो वही ब्लड दांतों में जा रहा है। चर्चा करेंगे। हरियाणा से दर्शक है, उनका सवाल लेते हैं। जी नमस्कार, कृपया अपना सवाल पूछिए। ओके, हेलो डॉक्टर साहब। जी सवाल पूछिए। हाँ डॉक्टर साहब, मेरे जो दांत है सारे, तो सारे जो दांत है वो डॉक्टर लोग दिखाया है, वो कह रहे घस गए, झड़ गए। हाँ, वो सारे दांत घिस गए, झड़ गए ना, आप बता रहे तो निकल गए, सेंसिटिव होने लगी, तो मैंने 2 दांतों की तो कैप भी लगवाई। अच्छा, लेकिन लगाने से ऊपर वाले दांत फिर सेंसिटिव हो गए, तो सारे दांतों का ऐसा कोई कैप नहीं है, सारे दांतों को फिक्स हो डॉक्टर, ऐसा चाहिए। झड़ गए ऊपर से, डिके कर गए। हाँ देखिए ऐसा हो सकता है कि कुछ एक लोगों में जब कीड़ा लगता है तो उससे सारे दांत खराब हो सकते हैं, और कुछ एक लोग जो कीड़े के शिकार होने में बहुत ज़्यादा प्रोन होते हैं, उनमें कीड़ा लगने की जो है वो जो एक क्षमता है वो ज़्यादा होती है। क्षमता, मैं उसको अच्छी चीज़ नहीं कहूँगा, उनको एक गुंजाइश जो है, उन्हें कीड़ा लगने की जो कीड़ा लगना होता है, ऐसे कुछ एक हमारे भाई बहन हैं उनमें ये वो ज़्यादा होती है, कीड़ा ज़्यादा लगता है, तो ऐसी अवस्था में दांत खराब हो सकते हैं, झड़ सकते हैं। अब इन्होंने कोशिश भी करी, 2 दांतों पे कैप भी लगवाया, उसके बाद भी शायद वो दांत जो है बच ना पाए। इनका एक और सवाल था, क्या ऐसा सिस्टम नहीं है कि जो सारे दांतों पर कैप लगा दिया जाए? नहीं, बिल्कुल ऐसा है। देखिए एक चीज आप समझिए कि जो कैप है वो एक मात्र आवरण है, एक ऊपर एक खोल है। अगर हम बड़ी लंबी चौड़ी बिल्डिंग बनाना चाहें और हमारी फाउंडेशन जो है वो वीक है, तो वो बिल्डिंग तो कभी नहीं चलेगी, ढह जाएगी। तो इसी तरह से जो कैप है, कैप सिर्फ एक बिल्डिंग है, फाउंडेशन दांत है। अगर दांत कच्चा है, दांत में इन्फेक्टेड है या दांत में कोई शिकायत है और वो हेल्दी नहीं है, तो ऐसी अवस्था में कैप जो है वो कहीं भी वो कामयाब नहीं होगी। कैप तो एक किस्म उसके ऊपर एक आवरण या खोल है, और बट अगर अंदर से वो खोखला है, तो ऐसी हो सकता है कि इनके कंडीशन में वो दांत हैं वो बिल्कुल वीक हैं, खोखले हैं, या उनमें इतनी क्षमता नहीं है कि उनके ऊपर हम कैप बना सकें। तो ऐसी अवस्था में वो दांत निकाल के या तो इनको कृत्रिम दांत लगाएं, और कृत्रिम दांत भी कई टाइप के होते हैं, निकालने लगाने वाले भी होते हैं, और आजकल कुछ एक ऐसी नई तकनीकें आई हैं जिस वजह से हम फिक्स दांत भी लगा सकते हैं। अच्छा, इसी से जुड़ी एक और सवाल है डॉक्टर साहब, कुछ लोगों का जैसे ओल्ड एज में 4-5 दांत रह गए, वो सब मोबाइल भी नहीं है, तो लोग सोचते हैं इसको कवरवाए नहीं और फिर भी दांत डेंचर बनवाएं। हाँ, ऐसा भी है, ऐसा है संभव है कि देखो कई बार हम कोशिश करते हैं कि 2-4 दांत जो रह गए हैं, अगर उनको हम उनको मॉडिफाई करके, उनको ट्रीट करके उन दांतों को हम रहने दें और उसके ऊपर दांत बना दें, ऐसा भी हो सकता है, ओवर डेंचर्स कहते हैं। पर इस तरह की जो सुविधाएं हैं वो एक स्पेशलिस्ट कर सकता है, और
एक्सपीरियंस डॉक्टर्स भी कर सकते हैं। मैं ऐसा नहीं कह सकता कि इसके लिए आपको किसी बहुत बड़े सेंटर में जाना पड़े, आम डॉक्टर भी इसको कर सकते हैं। बट देखिए, ये फिर भी एक किस्म का असेसमेंट इसकी बहुत जरूरी है कि वो दांत जो है उनमें कितनी क्षमता है, कि वो कितने साल चलने वाले हैं। हम आज डेंचर बना दें और 6 महीने के बाद वो दांत जो है वो निकल जाए, तो वो हमारा जो डेंचर बना वो बिल्कुल वेस्ट हो जाएगा, तो नया डेंचर बनाना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें जो है डॉक्टर असेस करता है और एक प्रोग्नोसिस वो बनाता है कि इस दांतों की क्या लाइफ है, इनको कब तक चलना है, और उसी के हिसाब से हम इसको करते हैं। अब लास्ट प्रश्न डॉक्टर साहब, आजकल दांतों के बहुत सारे स्पेशलिस्ट हो गए हैं, जो लोग समझ नहीं पाते हैं कि आखिर किसके पास जाएं और कौन किस चीज़ का स्पेशलिस्ट है। उसको संक्षिप्त में 1 मिनट में आप बताएं और उसके बाद हम लोग आज के कार्यक्रम को देखिए, ऐसा है कि दांत भी जैसे मेडिसिन में आपने देखा होगा, कोई सर्जन है, कोई न्यूरो सर्जन है, कोई ENT का डॉक्टर है, कोई ऑर्थोपेडिक्स का है, वो आंखों का है। इसी तरह दांतों में भी बहुत तरक्की हुई है। और दांत देखो, आम जो जनरल प्रॉब्लम्स है, आप उसके लिए किसी भी जनरल डेंटिस्ट के पास जा सकते हैं, बेसिक डेंटिस्ट के पास जा सकते हैं। पर कुछ एक चीज़ें जैसे टेढ़े मेढ़े दांत हो गए हैं, अगर आपको शल्य चिकित्सा करानी है, कोई बहुत है, आपको इम्प्लांट के दांत लगवाने हैं, इस तरह के, तो ऐसे में आपको स्पेशलिस्ट की आवश्यकता पड़ सकती है। और बहुत बार जो है, जो आपका जनरल डेंटिस्ट है, वही आपको सलाह देगा कि आपको इस स्पेशलिस्ट की जरूरत है, या तो वो स्पेशलिस्ट उन्हीं की क्लिनिक में उपलब्ध होता है, या फिर वो आपको किसी स्पेशलिस्ट के पास रेफर कर सकता है। 8 या 9 स्पेशलाइजेशन है डेंटल में आजकल। गम्स का स्पेशलिस्ट है, तारों का स्पेशलिस्ट है, कृत्रिम दांतों का स्पेशलिस्ट है, बच्चों के दांतों का स्पेशलिस्ट है, शल्य चिकित्सा का स्पेशलिस्ट है, तो और रूट कनाल और फिलिंग का स्पेशलिस्ट है, रेडियोलॉजी का स्पेशलिस्ट। तो इस तरह से बहुत सारी ब्रांचेज है जिनके स्पेशलिस्ट हैं। ओके मित्रों, जैसा कि आपने सुना, बहुत सारे स्पेशलिस्ट हैं। आपको निर्धारित करना पड़ेगा कि किसके पास जाएं। लेकिन सामान्य बीमारी हो तो सबसे पहले आप कोई भी दांत चिकित्सक के पास जाइए, वो आपको गाइड करेगा कि कहाँ जाना है और कैसे इलाज करना है। और जैसा कि आप जानते हैं कि एक दांत, अब केवल दांत की समस्या एक समस्या नहीं है, बहुत की विस्तृत समस्या है, तो 1 घंटा में इसे कवर करना संभव नहीं था। तो अगर डॉक्टर साहब इजाज़त देंगे तो आगे आने वाले दिनों में एक सीरीज ऑफ लेक्चर भी डेंटल केयर पे हम लोग करेंगे और आप लोगों को पास जानकारी पहुंचाएंगे। और सब बंधुओं को जिन्होंने आज के कार्यक्रम में पार्टिसिपेट किया, उनको धन्यवाद, और अन्य दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। और ख़ास करके डॉक्टर साहब जिन्होंने अपने व्यस्त समय में से यहाँ आने के लिए समय निकाला, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और अंत में यह कहते हुए कि यह कार्यक्रम सिर्फ आप तक जानकारी पहुंचाना था, न कि इलाज करना। तो इलाज करने से पहले निश्चित तौर पर आप डॉक्टर से मिलिए और जैसा कि डॉक्टर बताते हैं उनकी ही सुनिए, न कि इस कार्यक्रम का। तो इसी शब्दों के साथ आज के कार्यक्रम को विराम, और एक बार फिर से आपको धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।